डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ईरान के खिलाफ युद्ध को पूरी तरह से बढ़ाने का फैसला कर लिया है। हमारे पास आज दो खबरें हैं। पेंटागन ब्रिटेन के साथ मिलकर पश्चिमी देशों के रक्षा मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों की एक बंद बैठक बुला रहा है, जो हार्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन की सुरक्षा के लिए गठबंधन बनाने के विषय पर है। लेकिन असल में ये ईरान के खिलाफ पश्चिमी सैन्य गठबंधन की तैयारी है। और इसी समय ये भी पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को और तेज करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, क्योंकि इस बार पश्चिमी सहयोगी अधिक अनुकूल हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री ने अमेरिकियों को ईरान पर हमले के लिए सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है और युद्ध को बढ़ाने का बहाना भी पहले से तैयार है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मादशतबा हमनादजे अपने पिता अली खमेनी की तुलना में परमाणु हथियार बनाने के लिए कहीं ज्यादा तैयार हैं। इसलिए उसे अपने इरादे पूरे करने से पहले ही रोकना जरूरी है। जैसा आप समझते हैं, यहां बड़े युद्ध के बिना काम नहीं चल सकता। विश्लेषक कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव तब बढ़ रहा है जब दोनों अपनी सैन्य सीमाओं पर हैं। ऐसे में सहयोगियों की सक्रियता अमेरिका को युद्ध में मदद कर सकती है, और इसी वजह से कुल मिलाकर सहयोगियों की सक्रियता संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत मदद कर सकती है। आइए हम सब मिलकर इस पर चर्चा करें। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए हम इस विषय को समझते हैं। एपिसोड शुरू होने से पहले कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सदस्यता के लिए धन्यवाद। तो चलिए, मैं इस एपिसोड की शुरुआत मध्य पूर्वी मोर्चे पर हाल की खबरों से करता हूं। ईरान ने आज इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया, जो इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल शहर के पास स्थित है। इराक या अमेरिका ने हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन इससे लगता है कि ईरान इस युद्ध का भौगोलिक दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले उसने मुख्य रूप से बहरीन और कुवैत पर हमला किया था, फिर उसने जॉर्डन और ओमान को भी हमलों में शामिल किया, और अब वो इराक पर भी हमले कर रहा है। ये खास तौर पर क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़ा हुआ है। इसी समय ईरान की प्रॉक्सी ताकत यमनी हूती ने सऊदी अरब में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जो कि सऊदी अरब द्वारा यमन पर किए गए हमलों के बाद हुआ। सऊदी कंपनी सऊदी अरामको के तेल रिफाइनरी और अन्य ठिकानों पर हमले कल रात यमनी हूती अंसार अल्लाह आंदोलन से जुड़े लोगों ने किए। खबर है कि जिद्दा, जिजान और यनबू में लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। हमलों की जगहों पर बड़े पैमाने पर आग लग गई, और इससे तेल का निर्यात काफी धीमा हो सकता है। कुछ घंटे पहले सऊदी अरब ने बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य की समुद्री नाकेबंदी के जवाब में यमन पर हमले किए थे। सऊदी अरब ने खासतौर पर यमन के हुदैदा बंदरगाह पर गोलाबारी की, जो हुसियों के नियंत्रण में है, जो अंसार अल्लाह समूह से जुड़े हैं। इसी दौरान खुद हुसियों ने बताया कि वे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य की नाकेबंदी को खास तौर पर सऊदी अरब के जहाज़ों के लिए जारी रखे हुए हैं। खास तौर पर टैंकर टॉम, जो सऊदी अरब से जापान जा रहा था, उसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से गुजरने का विचार छोड़ना पड़ा, और अब उसे स्वेज नहर, फिर भूमध्य सागर और अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा ताकि वो इस तरफ निकल सके। हुसियों ने बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य की नाकेबंदी शुरू की है। वहीं ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर रहा है। इसी समय अमेरिकी सेना ने अचानक ईरान पर गोलाबारी की रफ्तार कम कर दी है, और ये सब तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम कहा कि उन्होंने अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने का फैसला नहीं लिया है, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि इसमें वॉशिंगटन इस समय कथित तौर पर तेहरान के साथ बातचीत कर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान हर दिन और भी गंभीर होता जा रहा है। ये संकेत है कि दोनों पक्ष फिर बातचीत कर सकते हैं। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप का एक उदाहरण पेश करूंगा। नहीं, मैंने हमलों का पैमाना बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है वे हर दिन ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक ज्यादा समझदारी भरी प्रक्रिया है।
दूसरा विकल्प ये है कि हम जो कर रहे हैं वही जारी रखें और चाहे तो इसे और ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। हम तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम तैयार हैं और पूरी तरह मुस्तैद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी बयानबाजी अब सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चाल लगती है। जैसा कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मादशतबा खामेनी अपने पिता अली खामेनी की तुलना में परमाणु हथियार बनाने के लिए कहीं अधिक तत्परता दिखा रहे हैं। प्रकाशन के अनुसार मादशतबा खामेनी ने परमाणु हथियार बनाने की सार्वजनिक अपील नहीं की है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि वो और युद्ध के बाद बना ईरान का सख्त नेतृत्व फिर भी उन्नत परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि कट्टरपंथी जंगी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से हैं जिन्होंने सत्ता संभाल ली है। वे इस पर चुपचाप काम करने का फैसला कर चुके हैं, न कि इसका खुला ऐलान करने का। न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर खुफिया जानकारी उन जानकारियों पर आधारित है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही जुटाई गई थी। चोट के बाद मादशतबा खामनेई ने सार्वजनिक गतिविधियां और संपर्क सीमित कर दिए, लेकिन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वे अब भी देश का नेतृत्व और फैसले ले रहे हैं। हालांकि अब ज्यादातर फैसलों की जिम्मेदारी IRGC पर है। अमेरिका मानता है कि वे अब भी देश का नेतृत्व कर कुछ फैसले ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सक्रिय रूप से मरम्मत शुरू कर दी है। उनमें से एक किर्की पर्वत, जहां वो यूरेनियम संवर्धन के सेंट्रीफ्यूज छुपाता है, उसने कंक्रीट और मिट्टी से मजबूत करना शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में संभावित हमलों से और भी ज्यादा सुरक्षा मिल सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने कुछ सेंट्रीफ्यूज को अमेरिका में पिकैक्स माउंटेन के नाम से जाने जाने वाले एक सुरक्षित भूमिगत परिसर में स्थानांतरित किया है, जिसे ट्रंप माउंटेन कहते हैं, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। गरा किर्की उपकरण को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए। वॉशिंगटन का मानना है कि तेहरान ने अभी तक यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू नहीं किया है और परमाणु कार्यक्रम को भी पूरी तरह बहाल नहीं किया है, लेकिन इसके इरादे साफ नजर आते हैं। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता की अधिक कठोर स्थिति ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को और तेज करने के पक्ष में एक अतिरिक्त तर्क बन सकती है। और मैं तो कहूंगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से तनाव बढ़ाने का एक बेहतरीन बहाना है, खासकर जब ये यूं ही नहीं है। अमेरिकी प्रेस ने खास तौर पर इसी किर्की पहाड़ और इस बात पर ज्यादा लिखना शुरू कर दिया है कि ईरान फिर से परमाणु मुद्दे पर लौट आया है। इसी माहौल में पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सलाहकारों और सैन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई है और साथ ही कैबिनेट के सदस्यों को भी, ताकि वे ईरान के साथ सैन्य टकराव की संभावना पर चर्चा कर सकें। जैसा कि मैंने पहले रिपोर्ट में कहा, ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और जोड़ा कि वे अभी ईरानियों से बात कर रहे हैं। बातचीत हर दिन और गंभीर होती जा रही है, जाहिर कारणों से। मैं याद दिला दूं, 2 हफ्ते पहले अमेरिका ईरान के युद्ध विराम और बातचीत टूटने के बाद सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो गई। इजराइल, जिसने फरवरी के अंत में अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभियान में भाग लिया था, मौजूदा तनाव में शामिल नहीं है और न ही वार्ताओं में भाग ले रहा है। इससे पहले पोर्टल एक्सियस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि वो अब तक के सबसे बड़े भारी हमले की संभावना पर विचार कर रहे हैं। उद्धरण, मैं फैसला लेने के करीब हूं, हमारे पास सब कुछ तैयार है। इसके बाद ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि ईरान ने अभी तक वॉशिंगटन की शर्तों को मानने के लिए पर्याप्त दर्द नहीं झेला है। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान तेहरान पर सैन्य दबाव बढ़ाने के संभावित विकल्पों और आगे बढ़ती तनाव की संभावित परिणतियों पर भी चर्चा हुई। और फिर व्हाइट हाउस ने मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित बातें गिनाई। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की संभावित जवाबी हमले, जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति भी शामिल है, और हार्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा के लिए खतरे। और ये जोखिम कि ये संघर्ष अमेरिका और ईरान के सहयोगियों की भागीदारी के साथ एक बड़े क्षेत्रीय टकराव में बदल सकता है, ये धीरे धीरे शुरू हो चुका है।
ट्रंप ने सैन्य नेतृत्व, खुफिया एजेंसियों और प्रशासन के सदस्यों की राय सुनी, लेकिन सैन्य अभियान के विस्तार पर कोई आधिकारिक फैसला घोषित नहीं किया गया। साथ ही सूत्रों का कहना है कि मौजूदा चरण युद्ध की शुरुआत से अब तक के निर्णय प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की झिझक भी समझ में आती है। ईरान पहले ही हमलों का दायरा बढ़ा रहा है और सभी उपलब्ध ताकतों का आकलन करना जरूरी है, ताकि अगर जवाब देने के लिए पर्याप्त ताकत ना हो तो और ज्यादा तनाव ना बढ़े। और यहीं से सारी सबसे दिलचस्प बातें शुरू होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम अगले हफ्ते लंदन में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री नौवहन की सुरक्षा के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन को समर्पित होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी यूरोपीय सहयोगियों को इस अभियान में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिनका ट्रंप ने कई बार अपमान किया था। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए वाणिज्यिक नौवहन की बहाली अमेरिका की ईरान के साथ युद्ध से बाहर निकलने की किसी भी रणनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के प्रयासों का एक प्रमुख तत्व है। यूरोपीय राजनयिकों के अनुसार पेंटागन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संभावित रूप से पश्चिमी देशों और क्षेत्रीय देशों के रक्षा मंत्री और शीर्ष सैन्य अधिकारी भाग ले सकते हैं, यानी इसमें फारस की खाड़ी के देश शामिल हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पिट हेक्सेट और अमेरिकी सेना के संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन भी वहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की योजना बना रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि अमेरिका और ब्रिटेन अगले हफ्ते ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं। यह सवाल है, अमेरिका सहयोगियों को साथ लेकर युद्ध का विस्तार क्यों करना चाहता है? ऐसा लगता है कि अगर स्थिति को देखें तो पिछले 4 दिनों में हार्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा व्यापारिक जहाजों पर कोई हमला नहीं हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के कुछ प्रतिनिधि दावा करते हैं कि इसका कारण ये है कि हार्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में ईरान की सैन्य क्षमता अमेरिकी हमलों के परिणाम स्वरूप लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई है। वे तो खुशी खुशी हमला करते, लेकिन अब उनके पास ऐसा करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अन्य अधिकारी कहते हैं कि ईरान अभी भी इस क्षेत्र में जहाजों पर हमला करने में सक्षम है, लेकिन वो भी संभावित तनाव बढ़ने की आशंका में सांस रोके हुए है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर फिर हमला करता है तो वे तेहरान समेत पुलों और बिजली घरों पर बमबारी करेंगे। ईरान ने खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी है, जो अमेरिका के सहयोगी हैं। और जब ओमान, ईरान और कतर के बीच इस मुद्दे पर नए समझौते को लेकर हुई बातचीत बेनतीजा रही, जुलाई की शुरुआत में ये तीनों देश हरमुज जलडमरू मध्य को लेकर फैसले की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सलाह मशविरा के लिए तेहरान पहुंचे और इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने हरमुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन कल शुक्रवार को ओमान से एक प्रतिनिधिमंडल फिर से तेहरान पहुंचा ताकि जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने के तंत्र पर बातचीत फिर से शुरू की जा सके। अराकची ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ विभिन्न पहलुओं और प्रस्तावों पर चर्चा की, जो अमेरिका ईरान वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। और आगे अराकची का बयान, हमारे और अमेरिका के बीच समस्या मध्यस्थ की कमी नहीं है, समस्या अमेरिका के दृष्टिकोण में है। ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा और वो हार्मुज जलडमरू मध्य में अपने हितों की रक्षा करेगा। जब तक ईरानी जनता के वैध उद्देश्य और मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम अपनी राह पर चलते रहेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक है। ईरानी लोग किसी भी रियायत के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे अमेरिका और उसके सहयोगी समझौता करने की कोशिश करें। मैं याद दिला दूं कि अमेरिकी संकेत दे रहे हैं कि वे तैयार हैं कि ईरान हरमुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों से शुल्क वसूले, बशर्ते ये पैसे किसी अलग फंड में जाएं जिससे शायद अमेरिकी भी हिस्सा पा सकें। इसी कारण सूत्रों के अनुसार अमेरिका अब वे चर्चाएं आगे बढ़ाना चाहता है जो ब्रिटेन और फ्रांस ने हाल ही में कई देशों के साथ शुरू की थीं।
अर्मुज जलडमरू मध्य के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन के बारे में कई देशों द्वारा रखी गई मुख्य शर्तों में से एक ये है कि जलडमरू मध्य में युद्ध जैसी गतिविधियां बंद की जाएं, ताकि जमीन पर हालात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मिशन के संचालन के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित हो सकें। सूत्रों के अनुसार अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी इस क्षेत्र में संसाधन भेजें, इसी तरह जैसे कि बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज, नौसैनिक जहाज और शिपिंग मार्गों की सुरक्षा के लिए ड्रोन। लेकिन यहीं पर समस्या है। अमेरिकियों ने पहले ही ओमान के तट के साथ हार्मुज जलडमरू मध्य में अपनी शिपिंग लेन बनाने की कोशिश की है, और यहां तक कि उन्होंने ये भी गारंटी दी थी कि अगर टैंकर ईरानी तट से दूर होकर गुजरेंगे तो वे उनकी सुरक्षा करेंगे। आखिरकार ईरान ने ओमान के तट के पास ऐसे कई जहाजों पर हमला किया और बस हार्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद हो गया। पिछले 4 दिनों में हर दिन इस पूरे जलडमरू मध्य से सिर्फ 3 जहाज ही गुजर पाए हैं। और अभी जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी बात यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष ठीक उसी समय तेज हो रहा है जब दोनों पक्ष सैन्य शक्ति के जरिए हासिल कर सकने वाली अपनी सीमाओं तक पहुंच चुके हैं। इस हफ्ते संघर्ष तब और बढ़ गया जब ईरान समर्थित लड़ाकों ने यमन में लाल सागर की एक अहम रणनीतिक जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य। इससे तेल की कीमतें 2 महीने में पहली बार $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गईं। अमेरिका अपनी ओर से अमेरिका ने हाल के दिनों में ईरान में अपनी बमबारी अभियान को तेज कर दिया है और पूरे देश में हमले कर रहा है। यह सबसे तीव्र युद्ध का दौर है जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने फरवरी के अंत में ईरान पर व्यापक बमबारी शुरू की थी। लेकिन वॉशिंगटन और तेहरान के सामने जो समस्या है वो ये है कि दोनों सरकारों ने तनाव बढ़ाने की अपनी तैयारी दिखा दी है, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर निर्णायक बढ़त हासिल करने में सक्षम नहीं है। ये गतिरोध इस जोखिम को बढ़ा देता है कि अमेरिका और ईरान आने वाले महीनों में युद्ध में उलझ सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष दबाव बनाने और अपने पक्ष में अधिक सहयोगी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो बात है जिसके बारे में मैंने कहा था कि युद्ध अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रह गया है। ट्रंप आगे बढ़कर नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करके तनाव को और बढ़ा सकते हैं। ईरान के पुलों और बिजली घरों पर हमला, जिससे वो मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना पर बदला ले सकता है। अगर ट्रंप ने विशेषज्ञों के अनुसार किसी एक जगह पर हमला करने के लिए सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया होता और बमबारी जारी रखी होती ईरान, तो ये केवल शासन पर एक प्रतीकात्मक हमला होता, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार उस भंडार गृह को फिलहाल भेदना असंभव है। लेकिन इस हफ्ते ईरान ने दिखाया कि उसके पास इस संघर्ष में अभी भी कुछ हद तक जगह है, लेकिन वो भी अब सिमटती जा रही है। ईरान की सहयोगी हूती समूह ने यमन में घोषणा की है कि वो सऊदी अरब पर समुद्री नाकाबंदी लगा रही है और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में जहाजरानी को धमकी दी है, जो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। हमने इस विषय पर कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा की थी और आज शाम के अगले एपिसोड में इसे विस्तार से देखेंगे। लेकिन बात यह है कि अब ईरान के पास भी तनाव बढ़ाने के लिए और कोई कदम नहीं बचा है। यानी उनके पास छुपा तुरुप का पत्ता बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य था, लेकिन अब हूती उसे बंद कर रहे हैं। आगे क्या होगा और दांव को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये पता नहीं। ईरानियों को यमन के हूतियों की कार्रवाइयों की वजह से निश्चित रूप से तनाव बढ़ाने का फायदा मिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास तनाव बढ़ाने में पूरी तरह से दबदबा आ गया है। फायदा तो है, लेकिन दबदबा नहीं है, क्योंकि अमेरिका अब भी नागरिक ठिकानों पर हमले करने और पूर्ण युद्ध का रास्ता चुन सकता है, जिसमें वे यूरोपियों को भी घसीटने की कोशिश कर सकते हैं। और तब ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि पेंटागन लंदन में सहयोगियों को अलग अलग बातचीत के लिए क्यों इकट्ठा कर रहा है। यहां मैं बात को विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप किसी भी डोनेशन के जरिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स पर हैं, ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।